वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम लोग फ्री रेडिकल रिएक्शन की बात करेंगे। फ्री रेडिकल रिएक्शन तो शुरू करते हैं। देखो, फ्री रेडिकल रिएक्शन और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें से बोर्ड में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में, और कॉम्पिटिटिव पर्पज़ से तो है ही बहुत अच्छा टॉपिक्स। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो फ्री रेडिकल सबसे पहले देखो होता क्या है वो देखते हैं हम लोग। जैसे आपके पास कोई स्पीसीज हो X, कोई केमिकल स्पीसीज है वो क्या है X। अगर इस पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं इसको? फ्री रेडिकल्स। फिर आपसे ये पूछेगा फ्री रेडिकल बनता कहाँ है। तो देखो, एक कॉन्सेप्ट है, ये सभी स्पीसीज, जैसे मैं अगर फ्री रेडिकल्स बोलूँ या मैं कार्बोकेटाइन बोलूँ या फिर मैं कार्बोएनाइन बोलूँ, दीज ऑल आर स्पीसीज फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। ये सभी केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं। ये सभी जो बनते हैं ये क्या बनते हैं? केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं, और इससे हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके पास पॉसिबिलिटी होता है इस टाइप्स के केमिकल स्पीसीज बनने की, और ये जो बनते हैं उसे हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। मतलब केमिकल रिएक्शन के बीच में बनने वाली जो केमिकल स्पीसीज है उसे क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। और इसकी एक सबसे खतरनाक बात ये होती है स्टूडेंट कि ये बहुत ही कम स्टेबल होता है, बहुत कम समय के लिए बनती है। यह जो बनती है बहुत ही, इसकी जो लाइफ स्पेन होती है बहुत कम होती है। लाइफ स्पेन जो होती है वेरी लेस होती है। मतलब ये रिएक्शन के दौरान बनेगा और बनते ही किसी न किसी से अभिक्रिया करके और किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह वेरी रिएक्टिव होती है। यह क्या होती है? वेरी रिएक्टिव। ये बनेगा सही, बनते ही किसी न किसी से अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया के बाद ये दूसरी कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। हम लोग आज जो डिस्कशन करेंगे वो फ्री रेडिकल किस टाइप का रिएक्शन देता है। फ्री रेडिकल्स अगर आपको कहीं मिलता है तो वो किस टाइप का रिएक्शन देता है, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, फ्री रेडिकल्स जनरली 2 टाइप्स के मैकेनिज्म्स को फॉलो करता है। जो भी आपको फ्री रेडिकल मिलेगा वो 2 तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कितने मैकेनिज्म को? 2 तरीके को। मतलब इसका जो रिएक्शन होगा वो 2 तरीके से होगा। मैकेनिज्म कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि वो किस प्रकार से रिएक्शन करता है, तो फ्री रेडिकल्स जो होता है वो 2 टाइप्स के मैकेनिज्म शो करता है। पहला जो है वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरा जो होती है वह होती है डिस्प्रपोर्शनेशन। मतलब आपको कहीं भी अगर फ्री रेडिकल दिखेगा तो आपको ये चीज़ें अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि इसका जो अभिक्रिया होगा वो 2 टाइप से हो सकता है। यह 2 टाइप से रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। पहला जो होगा कॉम्बिनेशन और दूसरा जो होगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं फ्री रेडिकल्स। देखो, हम लोग एक यहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम्पल में एक फ्री रेडिकल कंसिडर करते हैं कि अपने पास एक फ्री रेडिकल है CH3 CH2, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लगाने से मैं बता दिया इस प्रकार का अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तभी उसे क्या बोलते हो आप? फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पे ये दिख रहा है ये फ्री रेडिकल्स है, तो इसके पास जो पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट रिएक्शन शो करने का वो कितने प्रकार का है? एक कॉम्बिनेशन और दूसरा डिस्प्रपोर्शनेशन। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर होगा तब क्या होगा वही समझना है हम लोग को। अगर मान लो ये क्या करता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को शो करता है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के इस प्रकार से इसकी एक यूनिट ये और दूसरी यूनिट इसकी ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे
और इससे एक बॉन्ड बन जाएगा और इस प्रकार से हमें जो केमिकल स्पीसीज मिलेगा, जो कंपाउंड मिलेगा, वो इस प्रकार का हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन मैकेनिज्म। अब हम लोग दूसरा पॉइंट पाते हैं। दूसरा, जब ये डिस्प्रपोर्शनेशन को शो करेगा तो देखो वो किस प्रकार से कंबाइंड होता है, किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन देता है, वो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है। हमारे पास जो केमिकल स्पीसीज अवेलेबल है वो ये है। देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? ये है। और इसकी एक दूसरी मॉलिक्यूल ये रही। ठीक है। जनरली वो दो प्रकार के मैकेनिज्म को फॉलो करता है, एक कॉम्बिनेशन और दूसरा डिस्प्रपोर्शनेशन। तो देखो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो CH3 है इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो फिर ये जो यहाँ पे इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होती है स्टूडेंट, इस बॉन्ड के अंदर, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है। एक चीज ध्यान रखना होगा, देखो ये एरो का कॉन्सेप्ट होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है तो हम लोग सिर्फ ऐसे दर्शाते हैं, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है तो हम लोग डबल एरो का यूज करते हैं। तो यहाँ से जैसे ये इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, और हाइड्रोजन जो रिमूव हो रहा है यहाँ से वो इस रूप में हो रहा है, H फ्री रेडिकल के रूप में, इस रूप में ये यहाँ से इस निकल रहा है। तो इसके बाद क्या होता है, देखो जैसे ये यहाँ पे गया तो आपको ये दिख रहा है कि ये यहाँ पे CH2 पे एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा, और वो CH2 का जो फ्री रेडिकल जनरेट होगा वो कंबाइन इसके साथ करेगा, एंड देन आफ्टर द कॉम्बिनेशन वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। ठीक है। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो ये बनेगा, यह जो फ्री रेडिकल्स है ये इसके साथ कंबाइन करेगा, एंड वी हैव अनदर प्रोडक्ट दैट इज CH2CH2H। तो इस प्रकार से हमें 2 प्रोडक्ट मिलता है जब ये फ्री रेडिकल्स डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को फॉलो करता है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होती है एक बॉन्ड के अंदर, यह जैसे इधर जाता है स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो गया, ये CH2 पे फ्री रेडिकल्स। देखो ध्यान से, ये जो जनरेट हो रहा है ये इस प्रकार से जनरेट हो रहा है, एंड वी नो वेरी वेल कि जैसे 2 चीज़ दिखेगा ये, तो ये आपस में कंबाइन होंगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स, और इस प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बन गया। फिर यहाँ पे देखो इसमें क्या है कि जैसे ये फ्री रेडिकल्स आपके निकल यहाँ पे मिल रहा है, आपको H रेडिकल्स मिल रहा है, तो H रेडिकल्स इस CH2 से कंबाइन करेगा, देन दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म। तो यहाँ से हमें एक तो एल्कीन मिल रहा है स्टूडेंट, और यहाँ से एल्केन मिल रहा है। तो केवल यही 2 मैकेनिज्म होता है जिसको फॉलो करता है, जिसको मानता है फ्री रेडिकल रिएक्शंस। अब हम लोग उसके मैकेनिज्म के कितने स्टेप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक आप लोग अच्छे से इसका नोट बना लो कि ये जो फ्री रेडिकल्स होती है उसकी मैकेनिज्म कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, और कौन कौन से स्टेप क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। सो प्लीज़ राइट डाउन दिस टॉपिक्स, अच्छे से आप लोग नोट करें, फिर उसके आगे हम लोग करते हैं कंटिन्यू। ना हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शंस कहाँ कहाँ मिलते हैं और उसकी मैकेनिज्म क्या होती है और कैसे प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एल्कीन पे करेंगे। एल्कीन पे फ्री रेडिकल रिएक्शंस कैसे होता है। देखो फ्री रेडिकल रिएक्शन कंप्लीट इन 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है? 3 स्टेप्स में। ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो होता है, अगर आप सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हो तो ये चीज़ें ध्यान रखना होगा। फ्री रेडिकल रिएक्शंस कंप्लीट इन 3 स्टेप। पहला जो होता है दैट इज चेन इनिशिएशन रिएक्शन, राइट। सेकेंड वन इज चेन प्रोपोगेशन रिएक्शन, chain propagation reaction, and the last one chain termination reactions, chain termination रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन देखते हो आप फ्री रेडिकल्स की अगर देखते हो तो वो 3 स्टेप में ही कंप्लीट होता है। द फर्स्ट वन इज चेन इनिशिएशन, सेकेंड वन चेन
प्रोपेगेशन और तीसरा जो होता है चेन टर्मिनेशन रिएक्शन होता है। हम लोग बात करेंगे एल्कीन के साथ। देखते हैं एल्कीन पे ये किस प्रकार से कितने स्टेप में कंप्लीट होता है और कैसे कैसे उसका मैकेनिज्म होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे एक एल्कीन लेते हैं, यह एल्कीन है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको HBr की एडिशन बोला जाए, किसकी एडिशन? HBr के। ये आपका सबस्ट्रेट है और ये आपका रिएजेंट है। जैसे ही HBr के साथ आप एल्कीन का रिएक्शन कराते हो तो देखो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन EAR को फॉलो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और जिसको हम लोग EAR बोलते हैं। और उसके अनुसार ये प्रोडक्ट बना देता है। देखो, अगर सबस्ट्रेट आपके पास एल्कीन है और उसमें HBr का एडिशन कराते हो, आप रिएक्शन करवाते हो, तो वहाँ पे EAR को फॉलो करता है और ये प्रोडक्ट बन जाता है। और ये प्रोडक्ट मार्कोव-विनकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है। मार्कोव-विनकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग। यह जो है कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर HBr है, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है, HBr है, तो ये चीज़ें मार्कोव-विनकॉफ रूल के अनुसार EAR मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए और ये प्रोडक्ट बनाता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्री रेडिकल डिस्कस कर रहे हैं तो इस पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें ये समझ में आना चाहिए कि जब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो किस प्रकार से प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा। बात को समझे आप लोग? जब ये फ्री रेडिकल्स को फॉलो करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, तो प्रोडक्ट पहले से कैसे डिफरेंट बनेगा, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अभी जो बताया इसमें ये कि EAR मैकेनिज्म को फॉलो किया और ये प्रोडक्ट बनता है। जब ध्यान से देखें, यही सेम सबस्ट्रेट है हमारे पास और इसमें हमने अभिक्रिया कराया HBr से, लेकिन एक नया चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी चीज़ को देखना है। वो नया चीज़ जो होता है स्टूडेंट, वो होता है जनरली परऑक्साइड। क्या होता है? परऑक्साइड। वो जो नया चीज़ मिलेगा यहाँ पे वो क्या होगा? परऑक्साइड। क्या होगा स्टूडेंट? परऑक्साइड। परऑक्साइड कहने का मतलब ये होता है कि ये मॉलिक्यूल होगा एक, और इस मॉलिक्यूल के अंदर परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगा। इस मॉलिक्यूल के अंदर परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगा। इसके अंदर क्या होगा? परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है? जनरली जैसे आपको मिल जाएगा H2O2, R2O2, ये सब जो मॉलिक्यूल होते हैं इस प्रकार के, इसके अंदर क्या होता है? परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से देखो, परऑक्साइड लिंकेज का मतलब होता है दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से। दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े होते हैं किससे? सिंगल बॉन्ड से। तो इसको बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज। यही होती है परऑक्साइड लिंकेज या परऑक्सी लिंकेज। तो यहाँ पे देखो, अगर ये HBr था सिर्फ, तो आपका EAR को फॉलो किया और मार्कोव-विनकॉफ रूल के अनुसार ये प्रोडक्ट बन गया ये। लेकिन अगर उसी में परऑक्साइड मौजूद है, क्या मौजूद है? परऑक्साइड, देन इसका जो आंसर बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड पहले से थोड़ा सा अलग बन जाएगा। और यही आपको समझना है। ध्यान से देखें, यही आपको समझना है। आखिर परऑक्साइड के आने से इसमें क्या चेंजिंग आ गया, वही आपको समझना है। और वो चीज़ समझने के लिए हमें इन 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। पहला स्टेप चेन इनिशिएशन, दूसरा चेन प्रोपेगेशन और तीसरा चेन टर्मिनेशन। देखो यहाँ पे चेंज क्या आया, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबस्ट्रेट वही है, अपने पास सबस्ट्रेट वही है, रिएजेंट HBr है इसमें भी और इसमें भी, बट यहाँ पे परऑक्साइड के प्रेजेंट की वजह से, यहाँ पे जो परऑक्साइड के आने की वजह से जो
प्रोडक्ट बन रहा है वो डिफरेंट बन रहा है। यहाँ पे देखो Br जो ऐड हो रहा है इस कार्बन पे हो रहा है और यहाँ पे Br इस कार्बन पे हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट डिफरेंट बन गया। तो वो कैसे बन गया वो हमें मैकेनिज्म बहुत ही अच्छे से समझा देगा कि ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। वो हमें जो एक्सप्लेन करेगा वो ये सब मैकेनिज्म करेगा। और दिस मैकेनिज्म विल कंप्लीट इन 3 स्टेप्स। पहला इनिशिएशन, दूसरा प्रोपेगेशन एंड थर्ड वन इज टर्मिनेशन। तो हम लोग मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं मैकेनिज्म। देखो हम लोग एक एल्कीन से अपने इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं क्या है मैकेनिज्म। तो एक एल्कीन कंसीडर करता हूं मैं यहाँ पे CH3CH C डबल बॉन्ड, और ये HBr की अभिक्रिया करा रहा हूं मैं, रिएक्शन करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। यहाँ पे हम लोग अपने समझने के लिए पेरोक्साइड कंसीडर कर लेते हैं। वह जो पेरोक्साइड है वो ले लिया। ये आपको ये ध्यान रखना होगा, देखो इस प्रकार का जो मॉलिक्यूल होता है उसी को हम लोग पेरोक्सी लिंकेज बोलते हैं और पेरोक्साइड बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2, इसी प्रकार से। और जो प्रोडक्ट होगा वो देखते हैं। इसकी जो मैकेनिज्म होगी, पहला मैं आपको ये बता रखा हूं कि स्टूडेंट्स ये जो मैकेनिज्म होगा ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। ये कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन देखो मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो स्टेप है दैट इज चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन कहने का मतलब कहीं न कहीं ये है कि एक सर अभिक्रिया होगी और वो चेन अभिक्रिया होगी, यानी मतलब बहुत लंबी अभिक्रिया होगी, बहुत बड़ी अभिक्रिया होगी, लेकिन वो जो भी चेन वाली अभिक्रिया होगी बहुत बड़ी होगी, वो कहीं ना कहीं से शुरू होगा और उसको शुरू करने वाला जो स्टेप है वही सर क्या कहलाएगा? चेन इनिशिएशन। वही क्या कहलाएगा? चेन इनिशिएशन। मतलब इसको इस टाइप के जो अभिक्रिया होगा, फ्री रेडिकल अभिक्रिया होगा, उसको स्टार्ट करने वाला जो पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहां से यह अभिक्रिया स्टार्ट होगा वही क्या होगा? चेन इनिशिएशन। तो स्टार्ट कहां से होता है वो समझे। जो आपके पास पेरोक्साइड मॉलिक्यूल्स होता है इस अभिक्रिया के अंदर, वो पेरोक्साइड मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं और ये पेरोक्साइड मॉलिक्यूल्स ब्रेक होने के बाद ध्यान से देखो, ये ब्रेक हुआ। यहां से कहने का मतलब ये कि इसका होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। क्या हुआ? होमोलिटिक क्लीवेज, मतलब कि दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया और ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल्स, उसका खुद का इलेक्ट्रॉन इसके पास है ये, और इस प्रकार से हमें क्या जनरेट हो गया? पेरोक्साइड बन गया। ये देखो, और सॉरी फ्री रेडिकल्स बन गया। क्या बन गया? फ्री रेडिकल्स। पेरोक्साइड टूटा और क्या बना दिया? फ्री रेडिकल्स। अब दूसरा स्टेप क्या देखना है आपको, देखो यह क्या बन गया हमारे पास? फ्री रेडिकल्स। यही फ्री रेडिकल्स यहां पे मौजूद ये चीजें HBr के साथ अभिक्रिया करेगा, HBr के साथ अभिक्रिया करेगा और यहां से क्या होगा? देखो इसमें भी ये जो H और Br के बीच बॉन्डिंग है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक Br का, तो यहां से ये ROH प्लस Br फ्री रेडिकल्स बना लेगा और ये कहीं ना कहीं हमारे रिएक्शन की जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वही है। यही हमारे रिएक्शन की डिजायर्ड प्रोडक्ट है और यही से आपको ये चीजें जब से जनरेट हो जाए तो यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ये जब बन जाए आपके पास Br फ्री रेडिकल्स बन जाता है, तब हम क्या करते हैं स्टूडेंट? इस Br फ्री रेडिकल्स का हम लोग सबस्ट्रेट पे अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, और जो हमारे पास सबस्ट्रेट है वो है CH3CH। आपने इस Br के साथ अभिक्रिया कराया, इसका रिएक्शन कराया, तो ध्यान से देखें क्या होगा। इस Br के साथ जैसे ही अभिक्रिया कराया आपने, तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी होगी बनने की, 2 प्रोडक्ट होगी बनने की। यहां से देखें, अगर आप इस Br के एडिशन इस पे कराते हो, ध्यान से समझें, इस बॉन्ड के अंदर आपको पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया और एक ये हो गया। जैसे ही इसको आप ब्रेक करते हो तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी होगा कि CH3CH
CH2 और एक यहाँ पे फ्री रेडिकल्स और यहाँ पे फ्री रेडिकल्स। ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जैसे ही टूटा तो आपके पास पॉसिबिलिटी है ये बनने का। और आपका Br अगर यहाँ पे ऐड होता है तो आपको ये मिलेगा, और अगर यहाँ पे ऐड होता है तो आपको ये मिलेगा। तो कहने का मतलब सर Br दो जगह ऐड हो सकता है, जुड़ सकता है, और उसके बाद मुझे दो चीज़ मिलेगा। एक तो ये मिलेगा CH3CH, अगर Br सर यहाँ पे ऐड हुआ तो एक फ्री रेडिकल्स ये मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर सर Br इस पे ऐड होता है तो हमें ये फ्री रेडिकल्स मिल जाएगा। तो इस पे अगर ऐड करते हैं CH3CH और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल्स और हमारा Br यहाँ पे ऐड हो गया। ध्यान से देखें, Br का जो एडिशन कराया हूँ मैं, Br फ्री रेडिकल्स का जो एडिशन कराया हूँ मैं, ये अगर इस बॉन्ड को दो भाग में तोड़ा देखो तो ये एक ये बना, एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया। अब ध्यान से क्या समझना है, ये जो Br होगा सर या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। इस प्रकार से मुझे दो चीज मिलेगा सर, एक तो ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये फ्री रेडिकल्स मैं पूछता हूं ये कितने डिग्री का बना है और ये कितने डिग्री का बना है। तो जिन विद्यार्थी को ये नहीं पता कि यह कितने डिग्री का है, चाहे ये कितने डिग्री का है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, आप इस फ्री रेडिकल्स को देखो और इसको देखो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये फ्री रेडिकल्स एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स होते हैं। यह क्या होते हैं? 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स। अब ये देखो कितने कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल्स होता है उसकी ही आप डिग्री चेक करते हो। जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल्स होते हैं उसकी ही आप क्या चेक करते हो? डिग्री। तो यहां से ये पता चल रहा है, एक तो ये और एक ये, इसका मतलब 2 डिग्री, इसका मतलब 2 डिग्री। अब मैं पूछता हूं आपसे, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन? इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन? तो अगर आपको पता हो, बेसिक आइडिया हो, तो फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी मतलब अस्थायित्व। फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होते हैं 1 डिग्री से। ध्यान से देखें, फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है वो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होते हैं 1 डिग्री से। इसका मतलब सर इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन? तो 2 डिग्री। ज़्यादा स्टेबल कौन? 2 डिग्री। और ये कम स्टेबल, लेस स्टेबल। ये समझ में आ रहा है आपको? अब जो आपके पास ये दोनों मिलेगा तो इसका मतलब ये दोनों प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि ये दोनों मिल रहा है तो दोनों प्रोडक्ट बनाएगा। तो उनमें से एक आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और एक आपका क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। ध्यान से देखें, इसमें आपको ये स्टेप समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही स्टेप मुख्य हो जाते हैं इन चीज़ों में। तो ये जो है 1 डिग्री और 2 डिग्री बन रहा है, तो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल। तो यही जो होती है ये बनाते हैं मेजर प्रोडक्ट। ये क्या बनाते हैं? मेजर प्रोडक्ट। और ये जो बनाते हैं ये बनाते हैं माइनर प्रोडक्ट। मेजर और माइनर कहने का मतलब ये होता है कि ज्यादा अमाउंट के अंदर कौन बन रहा है, ज्यादा अमाउंट के अंदर कौन बन रहा है। तो ज्यादा अमाउंट में वो बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे रेडिकल्स, ये 2 डिग्री है तो ये जो बनाएगा ये बनाएगा मेजर प्रोडक्ट, और जो 1 डिग्री है वो क्या बनाएगा? माइनर प्रोडक्ट। तो हम लोग फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। देखो, पहले हम लोगों ने चेन इनिशिएशन देखा। चेन इनिशिएशन के अंदर हमने फ्री रेडिकल को जनरेट किया, और फ्री रेडिकल्स को जनरेट करने के बाद दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है चेन प्रोपेगेशन। दूसरा क्या होता है? चेन प्रोपेगेशन। देखो, प्रोपेगेशन का मतलब ये होता है आपने इनिशिएट कर लिया, अब प्रोपेगेट करना है। प्रोपेगेट करने का मतलब कि आपको वो फ्री रेडिकल्स बनाना है, चाहे जितना स्टेप में बन जाए जो आपके लिए डिजायर्ड हो, डिजायर्ड हो। तो उसके लिए ही हम ये चेन प्रोपेगेशन स्टेप को फॉलो करते हैं। मतलब हम अपनी डिजायर्ड जो फ्री रेडिकल्स होता है उसको पाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे तो आपको एक स्टेप में मिल रहा है, लेकिन कई ऐसे सारे अभिक्रिया होगा जिसके अंदर आपको मल्टी स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद आप अपनी डिजायर्ड फ्री रेडिकल्स को निकाल पाते हो। तो जैसे हमारे लिए ये डिजायर्ड प्रोडक्ट था, ये फ्री रेडिकल्स जैसे ही बन गया, फिर हम लोग इस पे आते हैं, और ये रहा हमारा सबस्ट्रेट, और ये हमारी डिजायर्ड
फ्री रेडिकल्स ये अभिक्रिया किया, आपको पता है ये दो टाइप्स की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, एक 2 डिग्री और एक 1 डिग्री। इन दोनों में से जो मेजर बनाएगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर बनाएगा, और जो कम स्टेबल होगा स्टूडेंट वो क्या बनाएगा, माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। तो हम लोग फाइनल स्टेप की तरफ जाते हैं। देखो इसमें जो फाइनल स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप आप आगे कंटिन्यू कर लेना, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो ये है CH3CH, फिर यहाँ पे CH2Br, और इसके साथ जो रिएक्शन होगा वो होगा H रेडिकल्स का। किसका होगा, HBr का रिएक्शन होगा। और यहां से जो बनेगा वो ध्यान से समझे, जैसे HBr का रिएक्शन होगा तो ये H जो है इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइंड करेगा CH3CH, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH2, और ये रहा Br। ये जो फ्री रेडिकल्स H यहाँ से निकलेगा वो इसके साथ कंबाइंड होगा, और यहाँ पे आपको बगल में जो मिल जाएगा फ्री रेडिकल्स, मतलब फिर से आपको एक Br फ्री रेडिकल्स मिल जाएगा। कहने का मतलब सर ये जो फ्री रेडिकल्स है चेन, इसीलिए तो बोल रहा हूं क्योंकि बार बार ये मिल रहा है, फिर ये रिएक्शन को प्रोसीड कर देगा आगे, तो इसीलिए इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन बोलते हैं, मल्टी स्टेप में होता है। अब ये बन गया, तो ये आपका जो बना था ये 2 डिग्री से बना था। देखो यह 2 डिग्री से बना, तो ये होगा मेजर, यह क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, मतलब ज्यादा अमाउंट में कौन बनेगा, वो वाली। अब माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, वो ये बनेगा CH3CH Br, और यहाँ पे है CH2, इस पे फ्री रेडिकल्स, ये 1 डिग्री है, और इसका अभिक्रिया जैसे ही HBr से होगा स्टूडेंट, तो जैसे ही HBr से होगा तो यह जो बनाएगा CH3Br, फिर यहाँ पे CH2H, और ये जो होगा वो क्या होगा, माइनर होगा। तो आप अच्छे से नोट कर लें, वो क्या होगा, माइनर होगा। इस प्रकार से हमें 2 प्रोडक्ट मिलती है, एक मेजर और एक क्या होती है, माइनर। एक क्या होती है मेजर और एक क्या होती है, माइनर। बाकी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर HF क्या करता है, HCl क्या करता है, HI क्या करता है, एक छोटा सा नोट में ही देख लो आप लोग, ध्यान रखना। देखो HBr के साथ पेरोक्साइड में आपको बता दिया इस प्रकार के मैकेनिज्म फॉलो होता है। और चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं लिखा देता हूं। लास्ट स्टेप में हम लोग जो टर्मिनेशन स्टेप है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। टर्मिनेशन स्टेप देखो रिक्वायर्ड है। अगर टर्मिनेशन स्टेप नहीं होगा तो यह केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ते जाएगी, तो इसीलिए टर्मिनेशन बहुत ही जरूरी पड़ जाती है जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं उसके लिए। टर्मिनेशन में क्या होता है, आपके पास जो भी मॉलिक्यूल्स जनरेट हो रहा है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जो भी जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंड करवाते हैं। उसको क्या कराते हैं, कंबाइंड कराते हैं, और ट्राई करते हैं जितना भी फ्री रेडिकल्स जनरेट हुआ है वो सब खत्म हो जाए। जैसे ये बना था तो वो खत्म हो गया, और एक हमारे पास और ये फ्री रेडिकल्स बना था तो इसको भी आपस में कंबाइन करा देते हैं, ये बन गया। तो इस प्रकार से जितना भी आपको फ्री रेडिकल्स मिलता है वो सबको हम टर्मिनेशन स्टेप में खत्म कर देते हैं। आपको नोट क्या करना है, देखो जो फ्री रेडिकल्स एडिशन रिएक्शन होते हैं, फ्री रेडिकल्स एडिशन रिएक्शन होते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन, किसके ऊपर बोल रहा हूं मैं, एल्कीन के ऊपर। देखो ये एल्कीन है, ऑन एल्कीन फॉलो द एंटी मार्कोविनकॉफ रूल, एंटी मार्कोविनकॉफ रूल किसको फॉलो करता है स्टूडेंट, एंटी मार्कोविनकॉफ रूल को फॉलो करता है, एंटी मार्कोविनकॉफ रूल को फॉलो करता है। देखो मीनिंग क्या है, पहले इसका प्रोडक्ट लिख देते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो प्रोडक्ट बना था, जो मेजर प्रोडक्ट बना था स्टूडेंट, वो ये बना था। मेजर प्रोडक्ट जो बना था, जो ज़्यादा अमाउंट में बना था, वो ये बना था मेजर प्रोडक्ट। तो एंटी मार्कोविनकॉफ कहने का मतलब ये होता है,
देखो एंटी मार्को समझने से पहले ना मार्को आना चाहिए। मार्को क्या था, उसका उल्टा हो गया ये। तो मार्को ये बोलता है कि जो निगेटिव पार्ट होती है ना इसकी, जैसे HBr रहता है H+ और Br- होगा अगर वो आयनिक मैकेनिज्म है तो। लेकिन यहाँ पे आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो जैसे ही H+ और Br- है तो मार्को रूल ये बोलता है कि Br- जो जाएगा वो उस कार्बन पे जाएगा। ध्यान से सुने, जब आयनिक मैकेनिज्म होता है स्टूडेंट तो Br- बोलता है यहाँ से कि मैं वहां पे जाऊंगा जहां पे कार्बन में, जिस कार्बन के अंदर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की नंबर कम हो, तो उसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब फिर से सुनो, निगेटिव पार्ट यानी कि Br- वहां जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो, हाइड्रोजन की नंबर कम हो। तो एंटी क्या हुआ, एंटी ये बोलेगा कि मैं उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जाऊंगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। मार्को बोला मैं उसके पास जाऊंगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो एंटी बोला कि मैं उसके पास जाऊंगा जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो बन रहा है कंपाउंड, तो इसके पास स्टूडेंट हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, 2 है, इसके पास 1 था। ध्यान से देखिए, इसके पास 2 हाइड्रोजन था, इसके पास 1 हाइड्रोजन है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि द फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन फॉलो द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, फॉलो द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। नेक्स्ट पॉइंट क्या नोट करके लिखना है, देखो जो भी होता है HCl या HF ये नहीं देते हैं रिएक्शन, ये नहीं देते हैं इस प्रकार के एडिशन रिएक्शंस, डू नॉट गिव, ठीक है। और HI भी नहीं देता है क्योंकि ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। या क्या होता है, रिवर्सिबल नेचर का होता है। मतलब ये जब HI का रिएक्शन आप कराओगे, जैसे ही आयोडीन ऐड होगा वो वहां से फिर टूटेगा, क्योंकि HI जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो I फिर टूटेगा और वो बैक रिएक्शन में चला जाएगा, तो हमें कोई फायदा ही नहीं होगा। तो HI रिवर्सिबल नेचर का होता है तो भी नहीं देता है। HF और HCl भी नहीं देता है, क्योंकि देखो इनके बीच में क्या होता है, अगर HF के बारे में खास करके बोलोगे तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, वायलेंट टाइप से होता है और एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम लोग ये कराते ही नहीं है। और HCl में बॉन्ड ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है, बॉन्ड ब्रेकिंग इज नॉट इजी, तो इस वजह से इट्स नॉट इजी। कुल मिला के आपको देखो इतना सा ध्यान रखना है कि ये लोग नहीं देते हैं, तो नहीं देने वाला तो हटाओ, देते क्या है, सिर्फ और सिर्फ HBr, वो प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इस टाइप के मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। ये कंप्लीट हो गया है फ्री रेडिकल रिएक्शन ऑन एल्कीन, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शन ऑन एल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड पे कैसे होता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट आपको कैसा लगा लेक्चर, प्लीज कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.